हेलो क्लास 10th, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, राइट? हमने इंटेक्स क्वेश्चन कर लिया है, हमने बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिया है एंड आज से हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड आई होप कि आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। तो यहाँ पे क्या है, इन द लास्ट चैप्टर वी केम टू नो many compounds of the importance to us. In this chapter we will study about this some more interesting compounds and their properties. तो अब तक जितने भी चैप्टर हमने पढ़े हैं, मोस्टली 3 चैप्टर हमने पढ़े, जहाँ पे हमने मेटल्स के बारे में देखा, नॉन मेटल्स के बारे में देखा। ये सब क्या थे? ये सब एलिमेंट्स थे। हमने एलिमेंट्स की यूटिलिटी के बारे में देखा, ठीक है? तो आज भी हम इस चैप्टर में एक ऐसे एलिमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसकी यूटिलिटी क्या है, ठीक है, किस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट में वो प्रेजेंट है, ये सब देखेंगे हम। ऑल्सो वी शेल लर्निंग अबाउट कार्बन एंड एलिमेंट्स विच इज ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस टू अस इन बोथ ऑफ इट्स एलिमेंटल एंड इन द कंबाइंड फॉर्म। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे? यहाँ पे हम कार्बन के बारे में बात करेंगे, ठीक है? कार्बन किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, किस तरीके से वो एक एलिमेंटल फॉर्म में एज वेल एज कंपाउंड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, एंड हमारे लिए यूजफुल है। नाउ एक्टिविटी 4.1, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू हैव यूज्ड और कंज्यूम सिंस द मॉर्निंग। तो सोचो जरा कि सुबह से उठ के आपने क्या क्या किया होगा, ठीक है? Compile this list with the list made by your classmates and then sort the items into the adjacent table. Okay, if there are items which are made up of more than one material, put them into both of the relevant column of the table. तो यहाँ पे क्या है? Things made up of metal, things made up of glass or clay or the others. तो metal का आपने क्या यूज़ किया होगा? Yes, metal का आपने क्या यूज़ किया होगा? अगर आप कॉपर का ग्लास, कॉपर का जग यूज़ करते हो, ठीक है, कॉपर का ग्लास या फिर कॉपर का जग यूज़ करते हो तो वो मेटल में आएगा, ठीक है? अगर आप ग्लास, ठीक है, कांच का ग्लास यूज़ करते हो तो वो उसमें आ सकता है, यस, या फिर प्लास्टिक, स्टील का अगर ग्लास यूज करे तो भी वो मेटल में ही आएगा, राइट? आपने ब्रश इस्तेमाल किया होगा तो ब्रश किस में आ गया? अदर में आ गया। क्यों? क्योंकि उसमें प्लास्टिक्स है, राइट? फिर क्लोथ्स, फिर है फूड, तो ये सारे किस में आ जाएंगे? अदर्स में आ जाएंगे। ग्लास में क्या है? आपने मिरर का इस्तेमाल किया होगा, ठीक है, आपने किसका इस्तेमाल किया होगा? मिरर का इस्तेमाल किया होगा। और थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल, मेटल में और क्या चीज़ें हो सकती हैं? यस, थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल। अगर आपने ईयरिंग्स वगैरह पहनी होंगी गोल्ड की, ठीक है, सिल्वर की, प्लैटिनम की, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, है ना? तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से सारी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। अब इसमें क्या कह रहे हैं? लुक एट द आइटम दैट कम इन द लास्ट कॉलम ऑफ द अबव टेबल फिल्ड बाय यू, योर टीचर विल बी एबल टू टेल यू दैट मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ कंपाउंड्स कार्बन। तो देखो जितनी भी चीजें, जैसे कि फूड है, हमने अदर में क्या लिखा था? फूड लिखा था। क्लोथ्स लिखे थे, तो फूड में कार्बन प्रेजेंट होता है, क्लोथ्स में कार्बन प्रेजेंट है, बहुत सारी जो हमारे आसपास की चीजें प्रेजेंट है उसमें कार्बन प्रेजेंट होता ही होता है। ओके, कैन यू थिंक ऑफ अ मेथड टू टेस्ट दिस? अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें कार्बन ही प्रेजेंट है? तो उसके लिए कुछ टेस्ट भी होता है क्या? What would be the product if a compound containing carbon is burned? ठीक है, क्या प्रोडक्ट आएगा अगर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम क्या करेंगे? अगर बर्न करें तो, ठीक? नाउ डू यू नो ऑफ एनी टेस्ट टू कंफर्म दिस? देखो, अगर हम कार्बन कंपाउंड्स को बर्न करते हैं, कार्बन को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होते हुए नजर आता है, ठीक? Food, clothes, medicine, books, or many of the things that you listed are all based on this versatile elements carbon. तो हमने food और cloth लिखा था, उन सब में क्या प्रेजेंट होता है? उन सब में कार्बन एज एन एलिमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक? इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड कार्बन बेस्ड। जो प्लांट्स खाना बनाते हैं वो भी कार्बन बेस्ड होते हैं,
ठीक है, पूरा का पूरा प्लांट जो है वो भी कार्बन बेस्ड ही है, ठीक है। नाउ द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट मच। द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली, देखो ये वाला जो परसेंटेज है ये आपको बुक में मार्क करना है। हमारे अर्थ क्रस्ट पे कितना परसेंट कार्बन है? 0.02% कार्बन है, ठीक है, 0.02% कार्बन है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल। किस फॉर्म में प्रेजेंट है ये कार्बन? मिनरल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, लाइक कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल एंड पेट्रोलियम। इस फॉर्म में देखो कितना कम परसेंटेज है, इस फॉर्म में ये सारी चीजें, इतने कम परसेंटेज में ये सारी की सारी चीजें प्रेजेंट है हमारे अर्थ क्रस्ट में, है ना। नाउ एंड द एटमॉस्फेयर में 0.03% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन द नेचर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन seems to be immense. In this chapter we will know about the properties of the carbon which make carbon so important to us. तो इस चैप्टर में हम कार्बन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, हम ये जानेंगे कि कार्बन हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, राइट। अब देखो कार्बन है, ठीक है, कार्बन तो हमें समझ में आता है। हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़ा है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा है, यस। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा? इन्होंने बॉन्डिंग की होगी ना, तभी तो इनका फॉर्मेशन हुआ। अब कार्बन किस तरीके से बॉन्डिंग करता है इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन कैसी बॉन्डिंग करता है? कार्बन कोवलेंट बॉन्डिंग करता है अपना। व्हाट डू यू मीन बाय द कोवलेंट बॉन्डिंग? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कंप्लीट ट्रांसफर नहीं करते अपने इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ये सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग करते हैं। समझ में आ गया? इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड। हमने आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा था मेटल एंड नॉन मेटल में। We saw that ionic compounds have the high melting and boiling point. क्यों? क्योंकि उनके बीच में stronger force of attraction था। And conduct electricity, क्योंकि cation और anion से मिलके बना था, और in solution or in molten state. Now, we also saw how the nature of the bonding in the ionic compound explain these properties. Let us now study the properties of some carbon compounds. तो कार्बन कंपाउंड्स मेजरली कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं? कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। बट इसके पीछे का रीजन क्या है कि कार्बन कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों करते हैं? क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो वो किसी से कंप्लीटली 4 इलेक्ट्रॉन उधार ले लें, या तो किसी को अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, और दोनों में ही उनको बहुत मेहनत लगी, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन मतलब टोटल हाफ इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या हो रहा है, या तो हाफ इलेक्ट्रॉन आएंगे या तो हाफ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, जो कि बहुत मुश्किल होगा कार्बन के लिए, यस। तो ये क्या काम करते हैं, ये दूसरा सोल्यूशन निकालते हैं, बोलते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमें कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए या फिर हम किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे दें, हम शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? हम शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से शेयरिंग को परफॉर्म करते हैं एंड कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वी हैव सीन इन चैप्टर 2। हमने देखा है, यस, क्योंकि कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, एंड नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्शन अलग बात है, ठीक। From the data given in table 4.1 on the boiling and the melting point of the carbon compounds, we find that these compounds have low melting and boiling point as compared to the ionic compounds. जो ionic compounds होते हैं उनका melting and boiling point कैसा होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। कोवलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक। कोवलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। We can conclude that the forces of attractions between the molecule are not very strong since these compounds are largely non-conductor of electricity. इनके बीच में जो force of attraction होता है, ठीक है, जो ये कार्बन कार्बन है या फिर जितने भी कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करें, तो उनके बीच में force of attraction is weaker than the ionic bond.
तो इनके बॉन्ड को इजीली तोड़ा जा सकता है, ठीक है, इनके बॉन्ड को इजीली सेपरेट किया जा सकता है. दैट्स व्हाई आयनिक कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, whereas covalent compound have low melting and boiling point, whereas ionic compound have high melting and boiling point. ठीक, we can conclude that the bonding in these compounds does not give rise to any ions. कोवलेंट में कोई ions का formation नहीं होता है. In class 9th we learn about the combining capacity of the various element and how it's depend on the number of the valence electron. So basically किसकी बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपने क्लास 9th में वैलेंसी पढ़ा है. वैलेंसी is the combining capacity of an element ना, ठीक है. Let us now look at the electronic configuration of carbon, यानी कि 288 वाला कॉन्सेप्ट. सो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 2,6. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, सेकंड शेल में कार्बन के सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन फिल, 6 नहीं, ये तो ऑक्सीजन का हो गया 4, ठीक है, 2,4. लास्ट शेल में इसके लिए क्या हो गया, दिस इज द लास्ट शेल और दिस इज द आउटर मोस्ट शेल, और इसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं. तीनों चीजें आप मेंशन कर लेंगे, लास्ट शेल, वैलेंस शेल, ठीक है, एंड ये कौन सा हो जाएगा हमारा आउटर मोस्ट शेल. ठीक, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बट इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे. सो द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. what would be the distributions of the electron in various shells of the carbon? How many valence electron will be carbon have? तो कार्बन have 4 valence electron. ये K शेल में आएगा और ये L शेल में आएगा, ठीक है, K शेल एंड L शेल. K में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर पाएंगे हम और L में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर पाएंगे हम. क्लियर? We know that the reactivity of element is explained as their tendency to attain a completely filled outer shell, that is attain noble gas. और जैसे ही उसने 4 इलेक्ट्रॉन से अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, एक नोबल गैस की तरह बिहेव करने लग जाएगा, एक इनर्ट गैस की तरह बिहेव करने लग जाएगा. Elements forming ionic compounds achieve this by either gaining or losing electron from the outermost shell. In the case of carbon, it has 4 electron in its outermost shell and needs to gain or loss of 4 electron to attain the noble gas configuration. किसी भी स्पीशीज को, किसी भी एलिमेंट को अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना है तो उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ले. अब कार्बन के पास भी सेम सिचुएशन आ रही है. कार्बन के वैलेंस शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है. अब अगर उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, या तो वो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या तो किसी को अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, एंड वो एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेगा. इफ इट वर टू गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो अब क्या होगा अगर उसने गेन या फिर लॉस किया इलेक्ट्रॉन का. इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन, जैसे ही वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये बन जाएगा C4 नेगेटिव एनायन. But it would be difficult for nucleus with 6 proton to hold on the 10 electron, that is the 4 extra electron. ये क्या कह रहे हैं, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. हम कभी भी प्रोटॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते. एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा उतने ही प्रोटॉन रहेंगे, प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होगा. प्रोटॉन क्या है, उसका एटॉमिक नंबर है, तो किसी एलिमेंट का कभी एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो सकता, ठीक है. इलेक्ट्रॉन चेंज कर सकते हैं हम एक एलिमेंट का, बट प्रोटॉन चेंज नहीं कर सकते, ठीक. तो हो ये रहा है कि कार्बन के पास कितने प्रोटॉन हैं, कार्बन के पास टोटल 6 प्रोटॉन है और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक. अगर कार्बन ने कहीं से भी उसको 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए और उसने कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लिया, तो अब सोचो कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, बट प्रोटॉन कितने, 6 ही प्रोटॉन है. तो 6 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल पाएंगे, एटम अनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है. 6 प्रोटॉन मिलके मान लो एक ज्यादा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को संभाल लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को संभाल लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को संभाल लेगा, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को संभालने की इसकी क्षमता नहीं है, और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए. सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर प्रोटॉन टू होल्ड दैट ऑल 10 इलेक्ट्रॉन्स टुगेदर,
ठीक है, ये 10 के 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाएगा। इस वजह से कार्बन चाह कर भी किसी से 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं करा सकता। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को। अब देखो, इट कुड लॉस 4 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मिंग C4 कैटायन। हो सकता है कि 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे के ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C4 पॉजिटिव। But it would be required a large amount of energy to remove 4 electrons, leaving behind a carbon cation with the 6 proton in its nucleus, holding on to just 2 electrons. अब अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि उसको 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ जाए, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देकर उसको 4 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो चारों इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के पास में, ठीक है, चारों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में, और न्यूक्लियस की पकड़ अपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पे है, क्योंकि एटम तो छोटा सा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर 4 के 4 इलेक्ट्रॉन एक एटम में से निकल गए तो उसके पास बहुत छोटा एटम बच जाएगा, वो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन का एटम बच जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से ना ही वो गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, ना ही वो लूज कर सकता है। यस, so carbon overcome this problem by sharing its valence electron with the other atom of the carbon or with the other atom of the elements. अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कार्बन ने क्या कहा, नहीं भाई हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम एक नया रास्ता निकालते हैं। ठीक है, हम एक नया रास्ता निकालते हैं, और वो नया रास्ता क्या है कि अब हम शेयरिंग करेंगे। ठीक है, अब वो शेयरिंग किसी से भी हो सकती है, वो शेयरिंग अपने जैसे दूसरे कार्बन से कर सकता है। ठीक है, एंड वो अपन कार्बन से अगर उसकी मन नहीं है, उसका मन नहीं है कि कार्बन से शेयरिंग करनी, तो वो दूसरे स्पीशीज के साथ, दूसरे एलिमेंट के साथ भी शेयरिंग कर सकता है। ठीक, नॉट जस्ट कार्बन बट मे बी अदर एलिमेंट्स फ्रॉम द मॉलिक्यूल बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इन इट्स मैनर। ठीक है, जरूरी कि सिर्फ कार्बन ही हो, दूसरे स्पीशीज भी हो सकते हैं जिसके साथ ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, the shared electron belongs to the outermost shell of the both the atom and leads to the both atom attain the noble gas configurations. Before going to two compounds of the carbon, let us look at some simple molecule forming by sharing of the valence shell, valence electron. तो यहाँ पे सिर्फ आउटर मोस्ट शेल ही शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इनर मोस्ट शेल शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक, देखेंगे अभी सारे के सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। The simplest molecule formed in this manner is that hydrogen. As you have learned earlier, the atomic number of the hydrogen is 1, but उसको क्या चाहिए, वो हमेशा H2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है वो H2 की फॉर्म में? Hence hydrogen has 1 electron in its K shell and it required 1 more electron to fill that K shell. और K shell fill होगा तो ही वो नोबल गैस की तरह बिहेव करेगा, तो ही वो स्टेबल रहेगा। So 2 hydrogen atoms share their electrons to form a molecule of hydrogen, that is H2, and this allow each hydrogen atom to attend the क्या अटेंड करने में हेल्प करता है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अटेंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट टू द नोबल गैस हीलियम। देखो अब हुआ कैसे, ये 2 हाइड्रोजन है, H2 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, हमने 2 हाइड्रोजन लिख लिया। हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देखो आप डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इलेक्ट्रॉन को, आप क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपको जिससे करना है। ठीक, तो हमने क्या किया, यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो एक हाइड्रोजन का क्रॉस से कर दो, डॉट से कर दो, आपकी मर्जी। एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। अब हाइड्रोजन को अगर अपना ऑक्टेट तो खैर नहीं होगा, डुप्लेट अगर कंप्लीट करना होगा तो उसको कहीं ना कहीं से एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो ये इस वाले हाइड्रोजन के पास जाएगा और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। अब क्योंकि इस वाले हाइड्रोजन ने दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो ये वाला हाइड्रोजन पीछे थोड़ी हटेगा, ये बोलेगा कि मैं भी शेयर करूंगा। लो, तो इसने इसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो इनके बीच में अब क्या बन गया, कोवलेंट बॉन्डिंग बन गई, और ये बन गया इनके बीच में एक बॉन्ड जिससे ये H2 अटैच है। ठीक है, जिससे ये H2 क्या है, अटैच्ड है। नाउ which has 2 electron in its K shell, we can despite this using dots or the cross to represent the valence electron. हम डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। The shared pair of electron is said to constitute
a single covalent bond between the two hydrogen atom. A single covalent bond is also represented by a line between the two atom as shown in figure 4.3. देखो क्या बन गया इनके बीच में, HH के बीच में एक सिंगल लाइन बन गया, दिस इज, ठीक है, ये इनके बीच में क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया, ये याद रखना। क्या बना है अभी इनके बीच में, एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। इस बार हम डाइक्लोरीन का बनाएंगे, Cl2 का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। What would be its electronic configuration and its valency? So electronic configuration would be 2,8,7, ठीक है, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। Chlorine form a diatomic molecule Cl2. Can you draw the electron dot structure for this molecule? Note that only the valence shell electron needed to be despite. तो इसका देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे है, हाँ, एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बताए थे, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन बताए थे। सो 1 2 3 4 5 6 7, ये क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, ये से एक इलेक्ट्रॉन उधार ले लेगा, शेयर कर लेगा, तो ये वाला क्लोरीन पीछे फिर रहेगा नहीं, ये भी इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। यहाँ पे देखो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ पे देखना सिर्फ किसकी शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ऐसे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज दी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। नाउ in the case of oxygen we see the formation of the double bond between the two oxygen atom, and this is because an atom of oxygen has 6 electron in its K shell, in its L shell, and it required 2 more electron to complete its octet. ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड बनने की बजाय डबल बॉन्ड बन गया, ऐसे कैसे, देखो यहाँ पे ध्यान दो, ऑक्सीजन में क्या हुआ है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सो 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे ऑक्सीजन के। दूसरा ऑक्सीजन का देखो 1 2 3 4 5 6। अब ऑक्सीजन को अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या फिर कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, शेयरिंग कितने की करेगा, 2 की शेयरिंग करेगा। ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई है। एक बॉन्ड ये बनेगा, एक बॉन्ड ये बनेगा, 2 बॉन्ड बन गए। जब इस तरीके से 2 बॉन्ड बन जाता है तो इसको हम कहते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डबल बॉन्ड। क्लियर? कैन यू नाउ डिस्पाइट अ मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर, नहीं, सो ईच एटम ऑफ द ऑक्सीजन शेयर इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर, the 2 electron contribute by each oxygen atom to give the rise of the shared pair of electron। हमेशा यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन से एक सिंगल बॉन्ड बनता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे, तो 2 क्या बनेगा, 2 बॉन्ड बन जाएगा, 1 इज सिंगल 1 इज डबल, ठीक। दिस इज सेड टू बी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ डबल बॉन्ड बिटवीन दी 2 एटम। नाउ can you now despite a molecules of water showing in the nature of the bonding between the 1 oxygen atom and the 2 hydrogen atom। अब water का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, ठीक है, वाटर का स्ट्रक्चर बना के देखेंगे हम कैसे बनेगा वाटर का स्ट्रक्चर। वाटर का फॉर्मूला इज H2O, तो H2 है, 2 हाइड्रोजन है, O और यहाँ पे H, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, टोटल 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो ये एक बॉन्ड बन गया, ये एक बॉन्ड बन गया, इसके पास 2 लोन पेयर, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर H2O। नाउ डज द मॉलिक्यूल हैव अ सिंगल बॉन्ड और अ डबल बॉन्ड, तो सबके पास यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड था, ठीक है, इनके पास क्या था, दोनों के पास हमें सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखा था। नाउ व्हाट वुड हैपन इन द केस ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन मिलेगा तब क्या होगा, ठीक है, नाइट्रोजन मिलेगा तब क्या होगा, देखो
वाटर में तो हमने देख लिया सिंगल सिंगल बॉन्ड था, ऑक्सीजन में हमने देखा कि एक सिंगल एक मतलब डबल बॉन्ड था, ये 2 बॉन्ड बना इधर। और अगर हमसे नाइट्रोजन की बात पूछे तो नाइट्रोजन के केस में क्या हो जाएगा, ये देखो, एक नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, सो टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब अगर नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नाइट्रोजन को अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, और वो इस वाले नाइट्रोजन से ले लेगा। अब देखो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास भी टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इनके बीच में कितना बॉन्ड बन गया, 1 2 3, कितने बॉन्ड बन गए इनके बीच में, 3 बॉन्ड बन गए, दैट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो हमने देखा H2 में सिंगल बॉन्ड, Cl2 में सिंगल बॉन्ड, वाटर में सिंगल बॉन्ड, आगे आप अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाओगे, NH3 का स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है, तो उसमें भी हमें सिंगल बॉन्ड देखने के लिए मिला। हमने ऑक्सीजन का बनाया तो हमें डबल बॉन्ड देखने के लिए मिला, हमने नाइट्रोजन का बनाया तो हमें ट्रिपल बॉन्ड देखने के लिए मिला। तो ऐसे ही हमें अलग अलग तरीके के बॉन्ड का फॉर्मेशन होते हुए नजर आएगा, राइट। नाउ नाइट्रोजन हैज एटॉमिक नंबर 7, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दिया ना, 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, 2,5, टोटल 7 होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो 2,5, 5 इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया, 3 + 2 5, ओके। नाउ in order to attend an octet, each nitrogen atom in a molecule of nitrogen contribute 3 electrons giving rise to the 3 shared pair of the electrons। 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी, एक नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और जिस वजह से इनके बीच में क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। This is said to be a constituents of a triple bond between the two atom, and the electron dot structure of dinitrogen is a triple bond and can be described as figure 4.4। ऑलरेडी दे रखा है हमको, ठीक, हमने बना के भी देख लिया। A molecule of ammonia has a formula NH3, can you draw the electron dot structure for this NH3, अभी बताया था ना NH3, NH3 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 5, सो 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन के पास 1 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा 1 2 3 एंड 4, इस तरीके से NH3 का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। सारे के सारे कैसे बॉन्ड है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, ठीक है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। Showing how all 4 atoms achieve noble gas configurations, will the molecule have single, double और triple bond, तो समय बता दिया, NH3 में भी हमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड देखने के लिए ही मिलेगा। Let us now take a look at the methane, which is the compound of the carbon, and methane is widely used as a fuel and it is a major components of the biogas and compressed natural gas। अब यहाँ पे CH4 मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने की बात कही जा रही है, ठीक है, मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने की बात कही जा रही है, और कह रहे हैं कि देखो ये किसमें इंपॉर्टेंट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये फ्यूल की तरह काम करता है, ठीक है, मेजर कंपोनेंट है बायोगैस का, एंड ये कंप्रेस यानी कि CNG में भी इस्तेमाल किया जाता है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म बाय द कार्बन, सबसे छोटा अगर कोई कंपाउंड बनाता है कार्बन, सो दैट इज द मीथेन, ठीक। मीथेन हैज द फॉर्मूला CH4, ये आपको याद होना चाहिए कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। हाइड्रोजन एज यू नो एटम हैज, हाइड्रोजन हैज अ वैलेंसी ऑफ 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है, टेट्रा का मतलब होता है 4, कार्बन क्या होता है, कार्बन इज इन टेट्रावैलेंट, बिकॉज इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, कार्बन शेयर दीज इलेक्ट्रॉन विथ 4 एटम ऑफ द हाइड्रोजन एज शोन इन फिगर। तो क्या कैसे बनेगा, ये देखो यहाँ पे कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4, हाइड्रोजन के पास 1 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है,
हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? सिर्फ एक, तो वो कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके बीच में बन गया एक सिंगल 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 बॉन्ड। कार्बन के पास ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 4 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन ने भी तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। तो अब ये बनेगा ये, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करना, एटम को कंसीडर मत कर लेना। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ CH4। ठीक है, ये CH4 का रिप्रेजेंटेशन है। Such bond which are formed by the sharing of an electron pair between the two atoms is known as the covalent bond. Covalently bonded molecules are seen to have a stronger bond within the molecule, but intermolecular forces are weak. इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है ना, वो वीक होता है। This give rise to the low melting and boiling point. इसी की वजह से जो कोवलेंट बॉन्डिंग होते हैं उनका कम बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है। नाउ फिर है point of these compounds, since the electrons are shared between the atoms and no charged particles are formed, such covalent bond are generally a poor conductor of electricity. यहाँ पे कोई चार्ज का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, कोई कटायन कोई अनायन का फॉर्मेशन नहीं हुआ। दैट मीन्स ये कैसे होते हैं? यस, ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जबकि आयनिक जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है, एंड ये देखो, ये है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और जिसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं मीथेन का। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक होता है फिनिश। इसके बाद क्या है? वर्सटाइल नेचर। ओके, ये पढ़ लेते हैं जरा। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? विच इज मेड अप ऑफ कार्बन, जो कार्बन से ही मिलके बना हो। ठीक है, बट इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो अलग होंगी। कैसे? द एलिमेंट्स कार्बन अकर इन डिफरेंट फॉर्म इन नेचर विद द वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म बाय द कार्बन एटम। ठीक, सो जो यहाँ पे कार्बन के एटम्स जो हैं, ठीक है, जो एलोट्रॉप्स है वो क्या, हम किस बारे में हमको बताते हैं? वो वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो कार्बन एटम है, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं हमारे नेचर में, इस वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती हैं। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट, जो कि कार्बन से मिलके बना है, द डिफरेंस लाइज इन मैनर इन विच द कार्बन एटम आर बॉन्डेड टू वन अनदर। इन डायमंड each carbon atom is bonded in a 4 other carbon atom to performing a rigid 3-dimensional structure, and in graphite each carbon atom is bonded to a 3 carbon atom in the same place given a hexagonal array. तो कह रहे हैं कि ठीक है भैया, दो हमारे पास एलोट्रॉप्स है, कौन कौन से? एक हमारे पास डायमंड है यहाँ पे, ठीक है, और एक हमारे पास ग्रेफाइट है। बट इसके अलावा भी एक होता है जिसको हम बकमिंस्टर फुलरेंस कहते हैं। 60 कार्बन का एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कितने कार्बन का होता है? 60 कार्बन का। उसमें हेक्सागोनल रिंग एंड पेंटागोनल रिंग बनी होती है। One of these bonds is a double bond and thus the valency of the carbon is satisfied. Graphite structure is formed by the hexagonal array being placed in the layer of one above the another. तो यहाँ पे ये डायमंड का स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें हर एक कार्बन फर्दर 4 कार्बन से अटैच है। ध्यान से सुनना, अगर हम बात करें यहाँ पे डायमंड की, तो डायमंड में हर एक कार्बन फर्दर 4 कार्बन से अटैच होता है, जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। वहीं अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ईच कार्बन इज अटैच विद फर्दर 3 कार्बन। एक कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच होता है और कोई हाइड्रोजन भी नहीं है, तो यहाँ पे ऑक्टेट जो है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन खाली रह गया ना, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने किए? 3 बॉन्ड बनाए, एक बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन खाली रह गया, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। एंड दिस इज द बकमिंस्टर फुलरेन, जो कि किससे मिलके बना है? C60, यानी कि 60 कार्बन से मिलके बना हुआ है। ठीक है, 60 कार्बन से मिलके बना हुआ है। These two different structures results in the diamond and the graphite having a very different physical properties, and even though their chemical properties are the same.
यहाँ पे इनका फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा अलग है, बट इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी. डायमंड इज द हार्डेस्ट मिनरल नोन, वाइल ग्रेफाइट इज द स्मूथ एंड स्लिपरी. जो डायमंड होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है, बट वही जो ग्रेफाइट होती है वो स्लिपरी होती है, एक दूसरे के लेयर के ऊपर क्या कर रही होती है, स्लाइड कर रही होती है. ग्रेफाइट इज ऑफ वेरी गुड conductor of electricity unlike the other non-metal that you be studied in this previous chapter. हमने देखा है कि metal conduct electricity, non-metal do not conduct electricity, but यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कार्बन से ग्रेफाइट मिलके बना हुआ है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, and definitely it conduct electricity. ठीक है. Diamond can be synthesized by subjecting pure carbon to a very high प्रेशर एंड टेम्परेचर. डायमंड कैसे सिंथेसाइज किया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एंड प्रेशर लगा के. दीज सिंथेसिस डायमंड्स आर स्मॉल बट आर अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द नेचर डायमंड. फुलरेंस फ्रॉम अनदर क्लास ऑफ द कार्बन एलोट्रॉप्स. पहला डायमंड हो गया, दूसरा बकमिंस्टर फुलरेंस, ये डायमंड हो गया, दूसरा क्या हो गया, ग्रेफाइट हो गया, तीसरा क्या है, बकमिंस्टर फुलरेंस. ठीक है, थर्ड क्या है, बकमिंस्टर फुलरेंस. This the first one to be identified was C60, which has the carbon atom arranged in the shape of the football. Since this looked like a geodesic dome design. ठीक है, एक ऐसे डोम की तरह इसका डिजाइन होता है. By the US architect Buckminster Fullerene, the molecule was named Fullerene. तो Buckminster Fullerene से ही इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हुआ है, एंड दैट इज द फुलरेन. ठीक है, इसको हमने क्या कहा है, फुलरेन कहा है. नाउ वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, यहां से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी. बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच.